Hey guys, welcome to Edu. Today I'm back with another video of NDA Maths Previous Year Paper Solutions. So जैसा आप लोगों को पता है मैं NDA का मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन डाल रहा हूँ आपके लिए। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2019 का जो पहला पेपर होता है मैथ्स का वो डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक मैं 70 क्वेश्चंस की 4 वीडियो में कवर अप करा चुका हूँ। ये 5वीं वीडियो होगी और इसमें हम करेंगे 70 to 102 क्वेश्चंस को कवर अप। ओके, मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने एनडी को क्वालिफाई किया 1 बार, सीडीएस को मैंने 5 बार क्वालिफाई किया, एफकेट को मैंने 9 टाइम क्वालिफाई किया और गेट 2019 ऑल इंडिया रैंक मेरी 238 थी। और साथ ही मैंने अभी 2 रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है इक्वेशंस के ऊपर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर और एक वोल्ट्रा इक्वेशन के ऊपर। ओके गाइज, सो आगे चलते हैं। उस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं हैं तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स पीडीएफ नोट्स और जो भी हैंड रिटन स्टफ होता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे करंट अफेयर्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, तो मैं आप लोगों का जरिया यही होगा कि मैं यहाँ पे आपको शेयर कर पाऊँ। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। आप ये तीन चैनल है, तो 3 चैनल में आप किसी भी एक चैनल पे जाके अगर ज्वाइन कर लेते हो, लेट मी नो, मैं आपको दूसरे अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा। अगर आप मुझसे चाहते हो कि व्हाट्सएप में कोई क्वेरी सजेशन, आपका कुछ क्वेरी है, कोई सजेशन है या फिर आप कोई गाइडेंस चाहते हो मुझसे और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो कॉल ना करके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो नंबर आपको दिया स्क्रीन पर दिख रहा होगा और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, दैट इज defense_bawa। दिस इज़ द ऑफिशियल पेज वेयर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, वेयर आई पोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ्स। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो LONEWOLF_68_ आप लोग मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आई थिंक अब 70 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। ओके, यस। तो आज स्टार्ट करते हैं 71 क्वेश्चन। ओके, सो क्या बोला है यहाँ पे, देखो व्हाट आर द डिग्री पूछी है और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है। तो डिग्री और ऑर्डर पूछा है मुझसे किसका, फैमिली ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या पूछा है मुझसे, डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन पूछी है। हुज एक्सिस जो सिमेट्री आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसकी सिमेट्री किसके अकॉर्डिंग है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो गाइज हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगुलर रहता है हमारा, थोड़ा सा इसकी वो कम कर देता हूँ थिकनेस। सो देखो जो रेक्टेंगुलर रहता है हमारा, ठीक है ना, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है उसकी इक्वेशन क्या होती है बताओ। उसकी जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है और वो एक्सिस के सिमेट्री होता है, आधा कोऑर्डिनेट जिसकी सिमेट्री एक्सिस क्या होगा है, तो क्या उसकी इक्वेशंस क्या होती है। तो इसकी इक्वेशन आपको बताता हूँ, उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हो गई। लेकिन क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही हम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है यहाँ पे, एक हो जाएगा आपका y प्लस, सॉरी इसको मैं देता हूँ दोबारा कर दिखा देता हूँ। तो हमने क्या बोला कि जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कैसे होगा, x dy बाई डी एक्स प्लस y और dy dx का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई है और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें मिल गई है तो हम इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे बता सकते हैं। तो हम जानते हैं जो डी बाई डी एक्स होगा उसी से हम निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की निकाल दीजिए। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 होगी। तो 1/1 इज द आंसर। होप सो आपको पता होगा। देखो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी था, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए था कि जो रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर आप लोगों को देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हर चीज़।
अब पूछा है द फंक्शन ऑफ द, हमें एक फंक्शन दिया है और ये बोला है कि ये इंक्रीज कहाँ पे होगा, ये इंक्रीज कहाँ पे होगा। तो गाइस आपने देखा होगा अगर इसकी इंक्रीज निकालनी है तो हमें इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करके हमें x से ग्रेटर देन 0 पे चेक करना होगा, ठीक है। तो वही हमारी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। क्या होगी, इंक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव में ग्रेटर देन 0 होगा, वही हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो चलो चेक कर देते हैं। जब मुझे पता चल गया कि f' x निकालना है तो जैसे ही f' निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और x को करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 1। तो इस जो x से बड़ा होगा, जो भी x इज ग्रेटर देन 1 होगा, वही क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग होगा। देखो क्वेश्चन कितना छोटा था, 2 लाइन का क्वेश्चन था और एनडीए का पेपर मार्क है, मतलब 2.5 मार्क्स आपको आराम से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं, हमारे पास पूछा गया है कि हमें करना है एक लॉगरिथम इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अच्छा लॉगरिथम नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी। एक इंटीग्रेशन दे रखा है x मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस x ब्रैकेट अंडर की पावर n। ओके, तो हमारे पास ये एक इंटीग्रेशन दे रखा है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन हमें दिख रहा है टफ जैसा, लेकिन एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, मैंने कहा x 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने t मान दिया। क्या मान दिया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू मैंने t मान दिया। तो यहाँ पे इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा गाइस, आ जाए नहीं आ जाएगा। और डी एक्स को मैं बोल सकता हूँ कि माइनस क्या है, डी टी। ओके ठीक है, लेकिन यहीं पे मैं इसी वाले इक्वेशन को ये भी बोल सकता हूँ कि जो x की वैल्यू होगी वो t माइनस, सॉरी जो होगी 1 माइनस टी होगी, जो x की वैल्यू आएगी वो 1 माइनस टी होगी। तो अब जो थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, देखो अब जब यहाँ लिमिट दे रखी है तो लिमिट भी तो चेंज होगी जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगी, जब x 0 था, जब x 0 था तो t की वैल्यू आएगी 1, और जब x इक्वल टू 1 होगा तब t की वैल्यू आएगी 0। आप समझ गए इस बात को कि जब x 0 था t 1 आ रहा था और जब x 1 था तो t 0 आ रहा था। कहाँ से आ रहा था, यहाँ पे पुट करके आ रहा था। तो हमें चीज़ें पता चल चुकी है। तो अब जो हमने सब्स्टिट्यूट किया उसको यहाँ पुट कर दो, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएगी 1 टू 0, 0 टू 1 थी तो यहाँ 1 टू 0 हो जाएगी जो हमारे पास दिख रही है। और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी, और 1 माइनस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं t की पावर n इंटू डी टी, और साथ में हमारे पास क्या है, माइनस। अब जो माइनस बाहर पे है तो हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को चेंज कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा तो 1/0 हो जाएगा, जो माइनस ये बाहर था इसके अंदर लेके हमने क्या कर दी, लिमिट चेंज कर दी। और इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी, टी की पावर n इंटू डी टी। अब गाइज इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0 टू बाई 1, ये हो जाएगा t की पावर n माइनस टी की पावर n प्लस 1 इंटू डी टी। अब हर कोई इसका सॉल्यूशन आराम से कर सकता है। तो देखो जैसे ही हमने लगाया तो ये हो जाएगा, देखो t n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा t n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 लिमिट 0 टू 1। ओके गाइस, तो यहाँ पे जहाँ पर t है वहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ नीचे आ जाएगा n प्लस 1 माइनस नीचे आ जाएगा n प्लस 2। ओके, 0 तो 0 खत्म हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन, इसको जैसे ही आप करोगे तो ये क्या इक्वेशन आएगी, ये कुछ ऐसे आएगी, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और n प्लस 2। तो यहाँ देखो ये कट जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। ओके गाइस, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने इरेज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ए बी टू आर द टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रूट है कि ए और बी के हैं दो डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, यूनिक, आपस में क्या है, यूनिक है, मतलब एक जैसे नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स जो हमारे पास क्या है 0,
ठीक है। देन देयर एग्जिट एट लीस्ट वन रूट लाइंग बिटवीन ए और बी, हमारा कोई ना कोई एक ऐसा रूट है जो इनके बीच में लाई कर रहा है बिटवीन ए एंड बी ऑफ द पोनोमियल इक्वेशन। तो किस तरह से इक्वेशन, पोनोमियल इक्वेशन से एक ना एक रूट इनके बीच में डिफाइन करेगा। तो साफ साफ पता है, देखो गाइस, अगर आपने रॉली थ्योरम ढंग से पढ़ी है तो ये रॉली थ्योरम्स पे ही की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रॉलीज थ्योरम। रॉली थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ एक्स एक पोनोमियल है जिसके दो रूट है ए और बी, तो एफ डेक्स एक्स पे क्या होगा, एक ना एटलीस्ट एक रूट होगा जो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एफ डेक्स एक्स का एक ना एक रूट जो होगा जो ए और बी के बीच में आ रहा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो क्या ये पेपर आपका 2.5 मार्क्स सिर्फ एक लाइन का, अगर आपको रॉली थ्योरम ढंग से पता है। ठीक है ना, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है, आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा सा अच्छा भी है। तो जैसे यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या है आपका dy बाई डी एक्स, मतलब हमसे पूछा है कि डिफ्रेंशिएट बताओ, डिफ्रेंशिएट करो उसका, इसका जो इक्वेशन है उसका डिफ्रेंशिएट हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई हमें दे रखा है। तो गाइस अगर 3x प्लस वाई और 3 क्या है, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर x है, और इसका अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको पता है कि क्या हो जाता है, जैसे सपोज a की पावर x है और ये मेरे पास कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होता है, a की पावर x log a, सबको पता है। ठीक है ना, अगर आप लोग 12th कर चुके हो तो ये आपका आता है। तो कैसे करेंगे, तो जब हमने एक चीज़ बदल गई तो मैं इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3x log 3 प्लस 3y log 3 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई लॉग, ओके। अब ये क्या आ जाएगा 3x प्लस, अब जो 3x प्लस वाई ना इसका भी डिफरेंशिएट होगा x प्लस वाई का, जैसे यहाँ पे होता था ना 3 का आता था लेकिन x का डिफरेंशिएट होता था, वैसे यहाँ पे हो जाएगा x का डिफरेंशिएट आ जाएगा x प्लस dy बाई dx। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी, यहाँ पे 3 आएगा, पहले इस 3 का होगा ना, फिर बाद में आएगा 3 log 3 प्लस इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे log 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे log 3 और log 3 यहाँ पे तीनों में कॉमन है, तो मैं log 3 को कॉमन लेके आपस में हटा सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 3x, ओके, प्लस 3y इंटू, अच्छा एक चीज़ और छूट गई, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपको एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पे देखो जब हमने डिफरेंशिएट किया ना, यहाँ पे 3 की पावर x थी, तो जब 3x का डिफरेंशिएट होगा तो 1 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो y का डिफरेंशिएट होगा तो 3 के बाद आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ओके, सॉरी, इज इक्वल टू 3x प्लस वाई आ जाएगा, फिर किसका 3 का आ जाएगा log 3, फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएट होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log 3 कॉमन ले लिया तो log 3 हट गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3y, log तो हट चुका है तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। होप से आपको इतना पता चल चुका होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे dy बाई एक्स है, यहाँ पे dy बाई एक्स है, तो मुझे इसको खोलना ही पड़ेगा, तो मैं कर सकता हूँ 3x प्लस 3y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इस 3x को हम उधर ले लेते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 की पावर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 3 की पावर x। डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लो, कॉमन ले लो, ये आ गया हमारा, और ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 3y माइनस 3 की पावर x प्लस वाई। देखो हम 3 की पावर कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 3x इंटू 3y होगा, तो 3y कॉमन ले गया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बचेगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हो आप यहाँ पे। तो मैंने क्या किया 3x प्लस वाई को अभी ऐसे ही रहने देते हैं माइनस 3x, ताकि आपको ढंग से समझ आए। 3y कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 की पावर x आ गया गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ तक पहुँच चुके तो चलो चेक करो आंसर में। देखो यहाँ पे 3x प्लस वाई है माइनस 3x है, तो वाली टर्म हमको मिल रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या नीचे 3y आ सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ 3y है, यहाँ 1 बाई माइनस
1 माइनस 3 की पावर x है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में हमें 1/3x मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाली टर्म थोड़ी अलग है जो कभी सिंप्लीफाई नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। क्या 3x और 3y आपस में सीधे ऐसे हो सकते हैं? 3x माइनस 3x, यहाँ पे तो 3 की पावर y अंडरस्कोर सॉरी ब्रैकेट 1 माइनस 3 की पावर x है, ठीक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकती है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो देख के पता चल रहा है कि ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। होप सो आपने इतना नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को क्या करें, वापस पीछे जाइए, अपना क्वेश्चन आंसर नोट करिए और फिर आगे आके देखिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा जगह स्पेस बनाने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आया था, हमारा आया था 3x प्लस वाई अपॉन 3x 3y 1 माइनस 3 की पावर x, यही आया था ना। अब जो ये 3 की पावर ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3x, क्योंकि y जाएगा नीचे, है ना, 3x प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 3x, ये माना 3x की पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x। अब आगे गाइस, तो अगर मैं 3 की पावर x माइनस y कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3x बाई 3y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3 की पावर x। तो जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो क्या दे रखा है, b। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से 3 की पावर x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x दे रखा है ना, तो x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3y बच जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ठीक है। मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा किस तरह से आप क्या कर सकते हो, एनडी के पेपर में कैसे पेपर करना है, कैसे सॉल्यूशन देना है, ठीक है ना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। एक जनरल टॉक की एक वीडियो बना लूँगा नाम से, ताकि आप लोग समझ पाओ कि पेपर करना है कैसे। अब देखो इंटीग्रेशन दे रखा है मुझे, इंटीग्रेशन दे रखा है sec x की पावर नॉट, ठीक है, और dx, और मुझसे पूछा है कि बताओ ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, इन चार ऑप्शन में किसके इक्वल होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे आप एक जानते हो, जब मैं अगर 1 डिग्री की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात करता हूँ, 1 डिग्री की बात कहता हूँ, तो आप कहते हो पाई बाई 180 इंटू 1 डिग्री, ठीक है ना, यही तो कहते हो आप। अगर 1 डिग्री की बात करता हूँ, यहाँ कितनी है, x डिग्री, तो मैं इसको कह सकता हूँ पाई 180 इंटू एक्स कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ x आ जाएगा। तो पाई नॉट की बराबर, मतलब पाई डिग्री की बराबर या पाई नॉट बोल लीजिए आप, कि इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके गाइज, तो आप पुट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक, ओके, पाई 180 एक्स इंटू, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे गाइज, अब एक काम करिए, अब मेरे पास तो ये तो पता चल गया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो पाई 180 को मैं x मान लेता हूँ t के बराबर, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने बैठा। तो पाई 1/80 x इक्वल टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई 180 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ओके गाइज, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे से x की वैल्यू निकालेंगे, देखो ये ऊपर वाले से कंडीशन से अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे सिंपली x की, ओके, तो क्या आ जाएगी t इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, और dx की हमें वैल्यू भी dx भी इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि dt अपॉन dt इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। ये चार चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि हमें पता चला हमें करना क्या आगे। ओके, अब जानते हैं जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक टी, क्योंकि हमने बोल चुके हैं कि ये किसके बराबर है, टी के बराबर, और dx की वैल्यू रख देंगे, तो dx की वैल्यू क्या दे रखी है, dx की वैल्यू आ जाएगी dt इंटू 180 बाय पाई, तो 180 बाई पाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, सेक टी इंटू डी टी। तो एक तो चीज़ तो चल गई, देखो यहाँ पे लॉग एन है और सेक एन थीटा है, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मुझे पता चल चुका है ए तो इसका आंसर नहीं है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, पाई बाई 180 है, जबकि हमारा अब कांस्टेंट में क्या आना चाहिए, 180 बाई पाई आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं है। इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो 2 ऑप्शन बच गए मेरे। अब दो ऑप्शन में कैसे करेंगे,
लिमिट नहीं, अच्छा लिमिट नहीं थी। तो अब देखो, जब सेक का अगर आपको पता होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका क्या होता है लॉग, ओके, log 10 π/4 प्लस t/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको इंटीग्रेशन सारे पता होंगे। तो ये हो जाएगा 180 पाई log 10 π/4 प्लस t/2। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या रखी थी, टी की वैल्यू क्या रखी थी हमने, π/180, क्योंकि हमें x मिलाना है। तो ये हो जाएगा log 10 π/4 प्लस पाई 360 x प्लस सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि हमने टी को x में लेके आ गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि π/4 पाई x 360 अपॉन 180/पाई, दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, लॉगरिथम इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, अब देखते हैं नया एक लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आ रखा है शायद। द प्रॉफिट फंक्शन हमें दिया गया है इन रुपीज़ ऑफ अ फ्रॉम सेलिंग एक्स आइटम। जो एक्स आइटम है सेलिंग कर रही है और एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर वीक, गिवन बाय द, हमें एक प्रॉफिट फंक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स इज इक्वल टू माइनस 3500 प्लस 400 माइनस एक्स इंटू एक्स। Okay, and how many items should be the firm sell so that firm has maximum profit। अब जो मतलब जो फर्म है वो कितने मैक्सिमम क्या करे, मैक्सिमम कितना बेचे, है ना। शुड आइटम जो फर्म है वो कितने आइटम को मैक्सिमम बेचे, कि उसे क्या हो मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कितने आइटम बेचे जो उसे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उसके लिए फर्म कितने बेचे, कितने प्रोडक्ट बेचे जिससे उसे क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सबको पता है, ठीक है ना। तो आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता ही होगा। तो हम पहले क्या निकालते हैं, पी डैश एक्स कर लेते हैं। ठीक है, पी डैश एक्स कर लेंगे इक्वल टू 0 पुट करो। जैसे ही हम पीरियड जो करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 400 माइनस 2x, और यहाँ पे से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम पी डबल डैश एक्स पे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, पी डबल डैश एक्स अगर 0 के इक्वल आता है, 0 से लेस देन आता है, ठीक है, 0 से लेस देन आता है, देन ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आपको ये चीज़ें पता होंगी, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। पी डैश एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी थी ये वाली, तो इसी का क्या कर लो, कौन सी मिल चुकी थी हमें, ये वाली मिल चुकी थी। ठीक है ना, तो अब पी डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं इसी का। तो ये आ जाएगा -2 आएगा नहीं, -2। अब -2 आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट को रख के देख लीजिए, तो क्रिटिकल पॉइंट को हमने 200 पे, ये क्रिटिकल पॉइंट आया था, इसी को चेक कर लेता हूँ। तो ये तभी भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो मतलब -2 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0। दैट मीन्स कि जो 200 है, जो क्रिटिकल पॉइंट ही, वो क्या हमारा मैक्सिमम, इसी चीज़ पे किया होगी, मैक्सिमम होगी हमारी प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगी 200 आइटम बेचने पे। तो आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे, 200 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कभी भी हमें मैक्सिमम ढूंढना है तो पहले एक डेरिवेटिव x निकाल के हमें 0 के इक्वल रख देना है। फिर वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। फिर हमें डबल डैश एक्स निकालना है, और जो मैक्सिमम पूछा हो तो ग्रेटर देन 0, और मिनिमम पूछा हो तो मैक्सिमम पूछा तो लेस देन 0, ओके, और मिनिमम पूछा हो तो ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करते हैं। फिर जो देखेंगे, जो हमारा डेरिवेटिव आएगा उसमें हम क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखेंगे। फिर चेक करेंगे कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव पे चेक कर लेंगे, और तब चेक करेंगे कि ये कितना दे रहा है। तो यहाँ पे हमें 200 पे क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है। तो आंसर इज सी। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं गाइस। देखो, आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछा था, जो 2009 का भी मैंने सिर्फ 4 वीडियो डाली, और उसी में से एक क्वेश्चन आ गया था। लेकिन आप लोग शायद से देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, तो अभी भी वो उसका रिस्पॉन्स अभी किसी ने दिया नहीं है। लेकिन आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेट थ्योरी पे बेस्ड था क्वेश्चन दे रखा है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक स्टोन को नीचे ज़मीन से ऊपर फेंका गया, ठीक है, और इक्वेशन दे रखी है 4s =
64t minus 16t square. S इज इन मीटर, T इज इन सेकेंड्स. T क्या सेकेंड में होगा और S क्या होगा जो वो मीटर में होगा. व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट को रीच करने पे टाइम कितना होगा लगेगा. तो भाई देखो, कोई पत्थर आपने यहाँ पे फेंका ज़मीन से, थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह से पेपर में कभी कुछ चीज़ आए, फिजिक्स आए, मैथ्स आए, कुछ समझो. नीचे ज़मीन से पत्थर फेंका, वो आसमान तक जा रहा है, तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन कब करेगा. जब उसकी स्पीड यहाँ चलते चलते एक जगह पे क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी. स्पीड धीमी हो जाएगी और वो रुक जाएगा. तो मतलब जहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड जो रहेगी, जो स्पीड रहेगी वो जीरो हो जाएगी, है ना. वहीं पे से क्या हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगी और वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसकी जो हाइट होगी वो एक जगह पे रुक जाएगी. कब, जब टाइम जीरो हो जाएगा, फिर वो नीचे गिरना शुरू होगा. तो ये कह रहे हैं जो इतना जो उसने हाइट अटेन की, इस हाइट को अटेन करने पे हमें कितना टाइम लगा. तो इसके लिए हमें एक चीज़ बताना है कि जो ds/dt होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो कंसीडर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो एक जगह पे क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है. तो ds/dt इज इक्वल टू जीरो कंसीडर करेंगे तभी जाके हमारा काम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हाइट इज मैक्सिमम. और ds/dt क्या होता है भाई मेरे, आप लोग कमेंट करके बताओगे ds/dt क्या होता है. जीरो क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, हाइट मैक्सिमम तो हो गई, लेकिन ds/dt जीरो क्यों लिखा यहाँ पे, और इसी कंडीशन में मैंने हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम क्यों बोली, ये आप वो अगला क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना मुझे. आपने 9th-10th में तो फिजिक्स पढ़ी होगी ना. चलो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ds/dt इज इक्वल टू जीरो होगा, और यही हमारे काम की चीज़ है. ठीक है, इक्वेशन मिल गई. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ds/dt को इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा. तो आप कमेंट करके बताओगे ds/dt क्या है. ठीक है, तो ds/dt निकालेंगे, उसको जीरो के ऊपर रखेंगे. तो कर लो भाई, dt के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 64 माइनस 32, t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे. t की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी. t की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई चीज़ क्या निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है, तो आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके क्रिटिकल पॉइंट में रखना पड़ेगा. तो मैंने टी की रिस्पेक्ट में फिर से क्या कर दिया, माइनस टी की रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करें तो -32 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन जीरो है. ठीक है, लेकिन अभी हमने क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू नहीं रखी, तो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 रख लो. तो ये फिर भी -32 रहेगा, क्योंकि t का कोई वेरिएबल है नहीं, तो -32 रहेगा, इट्स अ कॉन्स्टेंट. और यहाँ पे आप 2 रखो, 3 रखो, दैट मीन्स कुछ मैटर नहीं करेगा. तो ये फिर भी जीरो के लेस देन आएगा. तो दैट मीन्स जो 2 है वही क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना. इसी पे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसी पे क्या देगा, मैक्सिमम हाइट देगा. तो आंसर इज t इज इक्वल टू 2 आंसर है. तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट. होप सो आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. हमको बोला एक फंक्शन दिया गया है f(x), क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है हमें f(x), हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसको बोला गया है कि हमें बताना है कि ये कुछ ऑप्शन दिए गए, उसमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. तो चलो चेक कर लेते हैं भाई. तो मैंने आपको बताया था कभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना हो तो देखो f(x) निकालो ग्रेटर देन जीरो, दिस इज इंक्रीजिंग. f(x) निकालो लेस देन जीरो, दैट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग कर सकते हैं. तो f(x) निकालेंगे तो f(x) क्या हो जाएगा, 6x + 6. ओके, और माइनस इक्वल टू 9 इक्वल टू 0. अगर ये इंक्रीजिंग है तो 0 से ऊपर करना पड़ेगा, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आ जाएगी वो ग्रेटर देन -1 से ऊपर होगी. ठीक है, और डिक्रीजिंग की अगर मैं निकालूं तो f(x) किया आपने, f(x) की जो वैल्यू आई वो 6x + 6 ही आई थी, लेकिन ये अब लेस देन जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो लेस देन -1. तो -1 पे ये डिक्रीजिंग होगा और ग्रेटर देन जीरो पे इंक्रीजिंग होगा. दैट मीन्स अब देखो भाई, -1 यहाँ पे इसका पॉइंट हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गई और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गई. यहाँ पे ये इंक्रीजिंग और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है. तो मतलब डिक्रीजिंग जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, -∞ to 1. ओके, और इंक्रीजिंग जो होगा वो क्या होगा, -1 to +∞, ये होगा. तो यहाँ पे से ढूंढ लो दोनों ऑप्शन में क्या दे. f इज इंक्रीजिंग इन -1/3 गलत, f इज डिक्रीजिंग इन 3 गलत, f इज इंक्रीजिंग इन -1 यहाँ तो डिक्रीजिंग था गलत, f(x) इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन -∞ to +∞, यही क्या मिल रहा है हमें, यही का आंसर. होप सो आपको समझ आ गया होगा. हमें करना क्या है, अगर आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए.
ठीक है ना। ये 2009 का पेपर है, बहुत ईजी है, मतलब इसमें आराम से भी कोई लड़का, देखो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है ना तो आप समझ गए होंगे कि कितनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब ढाई घंटे में मैं बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 100+ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अभी तक जो क्वेश्चन का लेवल देख के मुझे समझ आ रहा है कि इस पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 110 के आसपास आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। हार्डली 1-2 क्वेश्चन इसमें मुझे अभी तक लेंथी और टफ लगे। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। एफ एक्स, अब देखो बोला है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब से पूछा कि एफ डैश एक्स की बताओ। भाई एफ डैश एक्स कौन नहीं बता सकता है इसका, है ना। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आराम से आ जाएगा। पहले कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर, 2 साइन, पहले 2 नीचे आ जाएगा ना, इसका 2 नीचे आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर और फिर लास्ट में आ जाएगा 2x। तो आपको समझ आ गया होगा। सो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x इक्वल टू हो जाएगा 4x साइन एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। पहले जो साइन का 2 रहेगा वो नीचे आ जाएगा और साइन की पावर 1 कम हो जाएगी, दैट इज 2 साइन एक्स स्क्वायर। फिर जो साइन होगा उसका होगा, फिर वो आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर साइन का होगा, ठीक है, फिर कॉस एक्स स्क्वायर, फिर जो एक्स होगा उसका आ जाएगा दैट इज 2x, तो हो जाएगा 4x साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लॉलीपॉप क्वेश्चन था। आपसे बोला है कि एफ एक्स दिया गया है आपको कॉस एक्स और जी एक्स दिया गया आपको लॉग एक्स, ठीक है। और आपसे बोला कि y इज इक्वल टू गॉफ है, तो मतलब y इज इक्वल टू जी एफ एक्स का फंक्शन है, इसके अंदर डाल दो। तो आपको बताना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो भाई ये गॉफ रखेंगे तो पहले cos x आ जाएगा और साथ में cos x है और जी एफ एक्स में cos x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जो y की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी log cos x, ठीक है गाइस। और इसका डिफरेंशिएट निकालो, फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो पहले log का हो जाएगा तो 1 बाई cos x आ जाएगा, फिर cos x का हो जाएगा तो sin x आ जाएगा। लेकिन sin x कैसा आएगा, तो cos sin में डिप होता है, चेंज होता है, तो माइनस आता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 10x आएगा, ठीक है। और माइनस 10x आएगा तो एट x इक्वल टू 0 पे, अब माइनस 10x पे अगर एट x इक्वल टू 0 पे, मतलब मैं x इक्वल टू 0 पे रखूँगा तो माइनस 10 0 क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन इज ए, ठीक है ना। 2 लाइन का यहाँ पे से आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको ऐसी कोशिश करनी है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को इक्वेशन पे फंसो ना और ज़्यादा जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर सको। वेरी क्विक होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई देखो आपसे बोला कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पे 2 पे। देखो भाई अगर हमें कोई चीज़ कॉन्टीन्यूस ध्यान होती है तो हम सबसे पहले एफ एक्स पे एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, फिर राइट लिमिट को चेक करते हैं और फिर लेफ्ट लिमिट को चेक करते हैं। तो तीनों इक्वल रखते हैं, दैट इज़ हमारे ख्याल तक कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, हम माइनस एच करते हैं, यहाँ पे प्लस एच करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करता हूँ तो लिमिट एक्स इक्वल टू -2 है ना, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग इस चीज़ को वो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3x -4 है ना, तो यहाँ पे कर लेंगे आप लोग। फंक्शन 2 पे देखो इक्वल टू कहाँ पे है, पहला वाला फंक्शन है जब 2 से कम होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लिमिट s टेंड टू 0 3 2 माइनस एच -4 है ना। तो यहाँ पे से निकल जाएगी आपकी, कर लीजिए इसको, h इक्वल टू 0 रहेगा, 3 2 6 -4 इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितनी आ गई, 2 आ गई भाई आपकी। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग कर लेना, लिमिट s टेंड टू, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x की जगह हम लिखेंगे 2 + h प्लस लेमडा, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी h तो जगह 0, यह आ जाएगा 4 + लेमडा, 4 + लेमडा, और 4 + लेमडा आ गई तो 4 + लेमडा को आप रख दो 2 के इक्वल, तो लेमडा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। तो यही पूछिए आपसे लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, तो लेमडा की वैल्यू
-2 होगी। कंटिन्यूस फंक्शन बोल दिया उसने x = 2 पे, तो आपका काम आसान हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के, लिमिट को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला कि क्या है, एक लाइन दी गई है आपको x cos थीटा y sin थीटा = 2, ओके। और इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन है मेरे पास, इसके परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द वन वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वन ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, एक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओके। और थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पूछा हमसे। भाई अगर एक चीज़ समझो, कोई लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो दो चीज़ें आपको समझ, तो एक चीज़ तो आपको समझ आती है, अगर आप लाइन का बोला एंगल पूछा है तो ज़रूर स्लोप का कुछ काम होगा। और स्लोप हम जानते हैं कि m1 × m2 = -1 होता ही होता है जब दो लाइनें आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ओके। आधा काम हमारा यहीं से हो गया। x - y देखो = 3, तो यहाँ पे से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा x - 3 ये, तो यहाँ पे जो स्लोप आ गया m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। वही आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो एक स्लोप तो मुझे पता चल गया यहाँ पे। अब दूसरा स्लोप इस वाली इक्वेशन में देखो, इस वाली इक्वेशन में क्या है कि अगर y sin थीटा = -x cos थीटा, है ना, और =+2, ये आ गया। अब यहाँ से करेंगे y = -x cot थीटा हो जाएगा ये, और ये +2 cosec थीटा हो जाएगा sin थीटा। तो यहाँ पे से इस वाले में से स्लोप कितना है, इस वाले में स्लोप आया -cot थीटा, -cot थीटा इंटू +1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो cot थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, माइनस से माइनस कटा और थीटा की वैल्यू 1, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप सो आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपका अप्रोच सही होनी चाहिए थी, ठीक है ना। किस तरह से करना आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे बोला है कि भाई बताओ, एक एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट दी है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को टेंजेंट बोला। भाई अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है, टेंजेंट है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स एक्सिस जो टच कर रही होगी, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये टच कर रहा होगा सर्कल इसको। तो जब ये टेंजेंट क्या कर रहा होगा, एक्स को टच कर रहा होगा, दैट मीन्स क्या है, एक्स को टच कर रहा होगा कहीं ना कहीं पे, और एक्स को टच करने का मतलब है कि जो वाई होगा वो सारे जीरो हो जाएंगे, वाई सारे जीरो हो जाएंगे। तो वाई अगर जीरो हो गए तो एक कंडीशन होती है, यहाँ पे पूछा है g² = ये सब, तो हम जानते हैं g² + f² - k² = 0, ठीक है। तो इसको करेंगे हम यहाँ पे, तो f तो हो जाएगा 0 क्योंकि y टेंजेंट है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है ना, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। y के जो भी होंगे सारे 0 हो जाएंगे, तो f को हम गायब कर देंगे और ये हो जाएगा √g - k, ठीक है, सॉरी k होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका √g², तो f² तो हो जाएगा 0, g - k हो जाएगा =0, और हम से g² = k कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट हटेगा तो g² - k उधर चल जाएगा, तो g² = k इज द राइट आंसर। होप सो आप इस बात को समझ गए होंगे। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि x इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, जैसे ही x टेंजेंट सर्कल बोला तो सर्कल बोला, तो क्या होता है, सर्कल अगर बोल दिया तो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें y के जितने भी होंगे सब 0 हो जाएंगे। और एक इक्वेशन होती है हमारी जिसकी सेंटर होती है, सेंटर की अगर हम सेंटर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाता है, सेंटर फाइंड आउट करना है तो y के तो सारी चीज़ें वेरिएबल 0 हो जाएंगे क्योंकि x टेंजेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा g² + f² - k, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, f 0 हो जाएगा तो g² - k बचेगा, इसका √√ हटेगा तो g/k इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। देखो व्हाट इज द सम ऑफ द फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज इक्वल टू, भाई अगर आपसे फोकल रेडियाई पूछ रहा है तो हम जानते हैं a + x + a - x होती है, ठीक है, फोकल रेडियाई, तो ये हो जाएगा 2a। 2a क्या होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है गाइस।
तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो, अगर आपको ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी होती है बेसिकली ये ना, आपको अगर किसी ने थोड़ा सा डीप प्रॉपर्टी पढ़ाई होंगी तो आपको पता होगा कि तो सम, ये पूरी यही होती है, द सम ऑफ द फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो आप लोग ये पूरी लिख लेना अपनी कॉपी पे कहीं पे, ताकि आप लोग याद रख पाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 86 क्वेश्चन, what does an equation of the first degree containing one arbitrary parameter passing through a fixed point represent। भाई देखो क्या बोल रहा है, what does an equation of the first degree की equation containing one arbitrary parameter passing through a fixed point, किसी fixed point से arbitrary, देखो वन डायमेंशनल, पहले तो एक हो गई, आप यहाँ देखो ये कितनी होती है x की पावर 2, पैराबोला भी x की पावर 2 में ले लेता हूँ, एलिप्स में भी आपकी x पावर 2 मतलब प्लस वाई वाई होती है जो भी होता है, तो 2 वेरिएबल्स होती हैं। बची एक स्ट्रेट लाइन, यही की होती है, एक सिंगल फर्स्ट डिग्री की रहती है। तो ऑप्शन इज फर्स्ट स्ट्रेट लाइन होती है फर्स्ट डिग्री की, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। और दूसरी बात ये रही कि ये किसकी, स्ट्रेट लाइन की क्या है, डेफिनेशन है। हमेशा डेफिनेशन जरूर पढ़ा करो जब आप कभी चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये डेफिनेशन है। और दूसरा डेफिनेशन भी नहीं पता तो यहाँ पे इसने बोल दिया फर्स्ट डिग्री कंटेनिंग, तो फर्स्ट डिग्री कन्वर्टिंग वन आर्बिट्री पैरामीटर, तो उसने बस एक आर्बिट्री पैरामीटर बता दिया XYZ मान लीजिए, और साथ में इसने 1 डिग्री बोल दिया। दैट मीन्स 1 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट लाइन x + y + z होती है ना, दिस इज द इक्वेशन, सॉरी x + y ले लिए 0, तो x + y = 0, दैट मीन्स ये क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई। तो अगर एक पैरामीटर भी बोल रहा है, एक वेरिएबल में भी बोल रहा है, तो तभी ये क्या एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला है फुट का, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2/3। तो कोई पॉइंट है 2/3 और हमें ये बताना है कि इसके जो फुट होगा ये वाला हमें निकालना है XY। तो गाइस हमेशा हर जगह पे क्या है ना, अपना थोड़ा सा सेंस लड़ाना। देखो ये इक्वेशन दी हुई है हमें एक लाइन की, और यहाँ पे हमें पॉइंट दे रखा है, दूसरे पॉइंट दिया है 2/3। अब या तो आप लग जाओ इसको करने पे, या थोड़ा सा इस तरह समझो, अगर ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहती है तो हम जानते हैं कि स्लोप क्या होगा आपस में। आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से आपको सोचना है बेसिकली, ठीक है ना, आपको किस तरह से क्वेश्चन सोचना है। तो देखो यहाँ पे फुट दिया हुआ है, तो दोनों की लाइन आपस में परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, m1 अगर m2 बोलूँ तो ये हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा भाई। तो इस वाली इक्वेशन से मुझे स्लोप आराम से मिल सकता है कि अगर x + y -1 = 0, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो -x + 11 हो जाएगी, दैट मीन स्लोप क्या, -1 है। तो अगर m2 का मतलब m1 का स्लोप अगर मैं सपोज मानूँ -1 है, तो m2 का स्लोप क्या होगा भाई, +1 होगा। m2 क्या हो जाएगा, +1 स्लोप। तो +1 किसका स्लोप होगा, इस वाली लाइन का स्लोप होगा। अगर इस वाली लाइन का स्लोप +1 है तो मैं रख लेता हूँ +1 = y2 - y1/x2 x1। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें अगर हमें स्लोप निकालना तो आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। तो गाइस निकाल दीजिए, स्लोप रख दीजिए। देखो एक तो मुझे पता है, मैं रख लेता हूँ y माइनस पॉइंट दिया है, एक 3 आ जाएगा 3, दूसरा रखेंगे हम x - 2। एक पॉइंट तो 2 पॉइंट तो मुझे मिले हैं, और एक पॉइंट ये हो गए जो निकालने हैं। तो अब यहाँ पे चेक करो भाई, स्लोप कौन से ऐसी इनमें से y - 3/x - 2 ऐसी कौन सी वैल्यू है इनमें जो 1 दे देंगी। तो अगर मैं देखो x की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है ना, और y की वैल्यू 10 रखता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा में देखेंगे 5 6, अगर x की वैल्यू 5 रखता हूँ, y की वैल्यू 6 रखता हूँ, तो यहाँ 6 में से 3 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, दैट इज +1, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट है। 6 5 5 हो नहीं सकता, क्योंकि वही वाली बात है कि x नीचे आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ऊपर बचेगा 5 में से 3 2 1/2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 7 4 में भी है, पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, लास्ट में बचा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है। अदरवाइज आप इसका दूसरे तरीके करोगे तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ठीक है। मेरे को टाइम बचाना, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दूसरे मेथड नहीं बता रहा हूँ। जो मेरे दिमाग अभी बता रहा है ये करना है, तो वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बच्चे लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन है गाइस। देखो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस इज y = d। अगर हम किसी इक्वेशन को बोलते हैं कि ये इक्वेशन y के पैरेलल है तो y = a दे देते हैं, तो इसने y = d बोलते हैं, जो कि सही है। अगर हमें x एक्सिस पैरेलल बोलनी है तो y = कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर होगा जो कि जो y को x के पैरेलल बनाएगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस x = 0, जो इक्वेशन ऑफ x = 0 की, जो कि फॉल्स है। अगर x एक्सिस पे कोई इक्वेशन आती है तो
अगर एक्स एक्सिस पे कोई इक्वेशन होती है तो वो क्या होती है, y इक्वल टू 0, तभी जाके एक्स एक्सिस पे इक्वेशन बनती है। और y पे अगर एक्सिस पे कोई इक्वेशन बननी है तो x इक्वल टू 0 बनता है, ठीक है ना। जब कोई हम बोलते हैं क्या 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या 1, तो ये बन जाती है। तो ये एक्स एक्सिस पे एक लाइन बनती है, ठीक है ना। जब y क्या होता है 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0 व्हेन द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ x कब बनेगा, जब y क्या होगा 0 होगा। तो ऑप्शन इज ओनली 1 करेक्ट होगा, दूसरा करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इसने x इक्वल टू 0 बोल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन। जब एंगल ऑफ द प्लेन जानते हैं तो हम जानते हैं cos थीटा करके निकालना पड़ता है हमें, है ना। तो चलो भाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा, तो 2 इंटू 1, यहाँ पे -1 दे रखा है, यहाँ पॉजिटिव 1 दे रखा, तो पॉजिटिव -1 इंटू 1, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ, प्लस यहाँ पे दे रखा है हमें +1, यहाँ पे दे रखा है +2, 1 इंटू 2, ओके। और कर देते हैं, यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, इनका स्क्वायर। यहाँ पे cos थीटा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 -1 2 जा 4 और एक 3 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा ना, 4 5 6 4 5 6, तो 6 और 6 दैट इज 2 रूट √6 इंटू √6 दैट इज 6 आएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी है, √6 होगा ना, √6 इंटू √6 इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 1/2। और हम जानते हैं कि थीटा में जब 1/2 cos थीटा में कब होती है, जब cos की वैल्यू 60 डिग्री भी होती है। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, दैट इज ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लाइन और प्लेन में हमेशा, कभी लाइन और प्लेन में हमेशा इस तरह से ही करते हैं। 2 इनके जो कोफिशिएंट रहते हैं उनको सीधे आप cos थीटा में रख लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, ओके। याद रखना, प्लेन में बोले या लाइन में बोले तो डायरेक्टली आप इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भाई आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता डायरेक्टली क्वेश्चन करने, क्योंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगे तो 10 क्वेश्चन भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके गाइज। अब बोला है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस। देखो भाई, जब एक्स एक्सिस से कोई भी चीज़ जा रही है पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस, तो पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। अभी पढ़ा हमने, x इक्वल टू समथिंग, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, x इक्वल टू a, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, और कोई पॉइंट भी बोल दिया इसने कि जो पॉइंट है वो दे रखा हमें कि जो x है वो 1 से भी पास हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, जो a की वैल्यू है वही 1 है, पॉइंट से पास हो रहा है। और यहाँ पे पॉइंट x की वैल्यू यहाँ पे a 1 2 3 भी दे रखी है, और x इक्वल टू 1 a भी दे रखा है, मतलब किसी पॉइंट से पास हो रही है। देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से प्लेन करा तो एक्स की कोई वैल्यू होगी, x इक्वल टू a, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, किसी पॉइंट से 1 2 3 पॉइंट है उससे पास हो रहा है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 1 होगी ही होगी, ठीक है ना। x की वैल्यू इज इक्वल टू, जो हमने a मानी है तो a की वैल्यू ही क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, दैट इज a की वैल्यू ही 1 होगी। तो दैट मीन्स अगर a की वैल्यू 1 हुई तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 1 2 3 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ पे हमको दे रखा है एक इक्वेशन दी, मतलब ये दिए हुए हैं, और हमको बोलना है कि ये क्या है, वर्टिसेस दी हुई हैं और हमें क्या बताना है कि ये क्या होगी, ये होगी। तो यहाँ पे 1 3 4 -1 6 10 -7 4 7 एंड -5 1 1 1। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है ना। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए आपको बताना चाहिए कुछ जो डायगोनल स्क्वायर रहता है, इसमें चारों साइडें इक्वल आएंगी, और चारों साइडें आपस में इक्वल आएंगी, और दोनों डायगोनल भी आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या होगा, दो अपोजिट साइड इक्वल आएंगी, ठीक है ना, और दोनों साइडें अलग अलग क्या होंगी, इक्वल आएंगी। और रोम्बस में क्या होगा, चारों साइडें इक्वल तो आएंगी लेकिन दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं आएंगे, तो आपको डायरेक्टली इसमें क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये 7 7 7 7 आ जाएगी, आप लोग कर लीजिएगा, अदरवाइज इट विल टेक टाइम फॉर मी। तो ये 7 7 7 आ जाएगी, और दो आपको डायगोनल चेक करनी पड़ेंगे, तो वो दोनों डायगोनल इनइक्वल आएंगे, तो आंसर वुड बी द रोम्बस। टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग घर पे बैठ के कर लीजिएगा इसको, ओके। यहाँ पे देखा क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर ऑफ द प्लेन्स पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट। 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट सिर्फ एक प्लेन ही पास हो सकता है, आप सबको पता होगा, बहुत कॉमनली क्वेश्चन है, लॉलीपॉप एकदम फ्री के नंबर देने के लिए।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो यहाँ पे लाइंस को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, देखो x इक्वल टू माइनस जेड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस जेड और y इक्वल टू 0। एक लाइन ये है हमारे पास और दूसरी लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू 15y इज इक्वल टू 12z। तो सबसे पहले हम इस लाइन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 1 एंड लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे x अपॉन, देखो यहाँ पे हो जाएगा, इनका सबको बैलेंस करना पड़ेगा तो 60 हो जाएगा ना इनका कॉमन एलसीएम, तो 60 मतलब 23 आएगा और y के नीचे 4 आएगा 15 और z के नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके गाइज, तो अब सीधा हमें क्या लिखना है, कॉस थीटा, जो आपको पता है था मैंने दो लाइनों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है या प्लेन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो हमेशा आपको यही चीज़ें याद रखनी है। तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन, इनका पूरा कर लो तो ये आ जाएगा √2 और 25 16 25 अच्छा 31 41 और 9 50 तो √50 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस लगाया तो ये -2 हो जाना था लेकिन पॉजिटिव 2 हो जाएगा और √5 इज इक्वल टू 5 इंटू √10 लिख सकते हैं हम इसे, दैट इज 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू √5 इंटू √5 दैट √5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर देते हैं 1/5। ये क्या आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/5, दैट इज थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी cos इनवर्स 1/5। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द eccentricity of the ellipse if the lattice rectum of is equal to the 1/2 of the minor axis। अब lattice rectum क्या होता है आपको पता होना चाहिए, lattice rectum होता है 2/b² इज इक्वल टू a और माइनर एक्सिस की होती है 2b, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा b, तो b के इक्वल रख लो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2b, तो अब इसने बोला a इज इक्वल टू 2b, इसेंट्रिसिटी बोलिए तो इसेंट्रिसिटी होती है e इज इक्वल टू 1/1 माइनस b²/a², यही आपकी इसेंट्रिसिटी होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर रख दीजिए, a इज इक्वल टू 2b दैट इज 4b² रख लीजिए और b से b कट जाएगा, 4 में से 1 कटेगा तो ये आ जाएगा √3/2। ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसने बोला कि इसेंट्रिसिटी बताओ जब क्या दे रखा है आपको, लैटिस रेक्टम दे रखी है जो क्या होती है 2b² इज इक्वल टू होती है किसके इक्वल दे रखी है, माइनर एक्सिस के हाफ के बराबर, तो माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b और मेजर एक्सिस होती है 2a, ठीक है ना। तो 2b दे रखी है तो यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे से इक्वेशन तो a की वैल्यू 2b आएगी, सेंट्रिसिटी 1 माइनस b²/a² आता है, a² की वैल्यू पुट कर दे तो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गाइस, सीधे डायरेक्टली आपको पता है रियल स्फीयर की कंडीशन क्या होती है। यहाँ पे आपको दे रखा है स्फीयर की, दिस इज द स्फीयर, इसमें बोला रियल स्फीयर की कंडीशन क्या होगी, तो रियल स्फीयर की कंडीशन होती है अगर मैं इसमें u v देखूँ तो u² + v² + w² इज ग्रेटर देन d, दिस इज द बाय डायरेक्ट प्रॉपर्टी, ये बाय डायरेक्ट प्रॉपर्टी है स्फीयर की, ये 12th में नहीं मिलता है लेकिन गाइस जब आप थोड़ा सा BSc वगैरह में जाता हो तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में पढ़ रहे हो, कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर आप उत्तराखंड के किसी कॉलेज में पढ़े तो BSc में आपको ये देखने के लिए आराम से मिल जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका स्क्वायर जो होता है वो d से ग्रेटर होता है इनके स्क्वायर का सम, तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, ऑन डायरेक्टली बाय द प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, रियल स्फीयर की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया है 96, अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्टली अप्रोच से मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे चलने लगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, अदरवाइज़ आप लोग क्या करें, चीज़ें पता हो। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको बोला है वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, इन फॉलोइंग वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, ये मैग्नीट्यूड जिनका क्या है 51 मेक्स एंगल विद द 3 वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमें दिया हुआ है और इन चारों में से कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 51 है, वो क्या करता है
एंगल बनाता है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 51, इनमें से कौन सा मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड 51 है, मेक इक्वल एंगल्स, मतलब जो तीनों वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ भी, बी वेक्टर के साथ भी और सी वेक्टर के साथ भी, जो हम वेक्टर है ना, चलो डी वेक्टर मान लेते हैं, जो डी वेक्टर है ए के साथ भी इक्वल बना रहा है ये वाला एंगल, और ये वाला जो डी ए के साथ बना रहा है, डी बी के साथ बना रहा है, डी के साथ, तीनों के तीनों इक्वल है, ठीक है ना। तो हमें यही बताना है। गाइस इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जब आपको देखो अगर हम इसको मानने लगे D1 D2 D3, फिर आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू फिर डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको वेक्टर मिलेगा, विच ऑलमोस्ट टेक अराउंड 25 मिनट, 20 to 25 मिनट्स आपको आराम से ले ही लेगा, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी हो गई तो ज़्यादा 10 मिनट तक ले ही लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली कम से कम मैं बता रहा हूँ 15 मिनट तो कहीं नहीं गई अगर आप इस क्वेश्चन को लेते हो। तो डायरेक्टली जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप सबसे पहले ऑप्शन लेके, क्योंकि जो वेक्टर होगा इन चारों में से ही होगा वेक्टर ना, इन चारों में से ही वेक्टर होगा, तो आपको क्या करना है, कोई भी उठा लो। तो चलो मैं ए से लेके चलता हूँ, कि सपोज मेरा जो डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर है तो क्या हो जाएगा 5i माइनस जे कैपा माइनस 5 ओके, तो आई जे के हो गया 5 इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 5 5 25 25 50 और 51, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है डी का वो कितना हो जाएगा √51, जो कि बिल्कुल बात सही है। अब क्या करना है, अब हमें एंगल निकालना है ए वेक्टर के साथ, क्या निकालना है, एंगल वेक्टर निकालना है। तो कॉस थीटा अगर हम बात करते हैं तो ए इंटू डी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी करेंगे तो ऑप्शन लिख देंगे। तो रख लो भाई, अगर ए डॉट डी होता है तो कैसे निकालते हैं, सीधे वही निकालते हैं जैसे यहाँ पे ए है क्या, 1 × 1 = 5 मॉडुलस हो जाएगा 5, और यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 है, मतलब आई के आगे ना 1/3, अगर आप ढंग से देख पा रहे होंगे इसे, तो ये कुछ इस तरह से है -2/3 जे प्लस 2/3 के, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, इसका डी का कितना है 5, और यहाँ 1/3 5/3 आ जाएगा, ये माइनस 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 का प्लस प्लस 2/3, यहाँ पॉजिटिव 2 है -5 है तो -10/3 अपॉन क्या बताया था, इसका रूट, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा 1 और रूट डी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 51। आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, ठीक है ना, आप लोग इनका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना तो 1 ही आएगा। तो कॉस थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, यहाँ पे देखेंगे तो 5 2 7 7/3 माइनस 10/3 दैट इज़ -1, लेकिन मॉडुलस है तो 1/√51 आ जाएगी ए के साथ। उसी तरह अगर हम cos θ2 निकालेंगे, इसको θ1 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो b इंटू डी अपॉन मॉडुलस ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ डी इज इक्वल टू निकालेंगे तो b इंटू डी, b कहाँ है भाई, b है, तो यहाँ पे i के तो हो जाएगा 0 है ना, यहाँ पे i का 0 हो जाएगा, बचेगा -4 सॉरी i है ये, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, तो i और d कहेंगे अपना i इक्वल टू -20, ठीक है, -20 और -15 माइनस माइनस प्लस 15 -20 प्लस 15 इज इक्वल टू ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 और माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ नीचे 5 भी है, छोटा सा 5 दिख रहा होगा आपको, देखो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा -4, ठीक है ना, और यहाँ से 5 में से 5 कट जाएगा और -3 प्लस 3 आ जाएगा, और नीचे जब b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 16 और 25 और 5 1 आएगा b का मैग्नीट्यूड, और d का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा √51, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे से इसका भी करेंगे मॉडुलस तो 1/√15 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह हम cos θ3 का भी चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा c इंटू डी अपॉन मॉडुलस ऑफ c इंटू मॉडुलस ऑफ डी, c के तो देखो सिंपल मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इंटू डी, तो सेम डिट्टो जो ऊपर है वही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे j है तो j की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन c इंटू 1 इंटू √15 दैट इज 1/√15, जो क्या है यहाँ पे तीनों के तीनों देखो θ1 θ2 cos θ1 cos θ2 cos θ तीनों इक्वल है, तो जो हमने पहला ऑप्शन लिया था वही क्या होगा गाइस, सही होगा। अदरवाइज गाइस अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो अगर इजी वे में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज ऑप्शन का कोई चारा नहीं है कि आप लोग इसको डायरेक्टली थ्योरी में करोगे, क्योंकि थ्योरी में करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, आपको D1 D2 D3
करना पड़ेगा। फिर पहले तो D1 D2 3 की वैल्यू ही नहीं पता आपको, है ना। पहले तो आपको D1 D2 3 का नहीं पड़ेगा, फिर आपको एक लैम्डा लेके चलना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, फिर लैम्डा की वैल्यू वापस पुट करोगे, फिर एक बनेगा, फिर अगर आप एंगल चेक करोगे तो जो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा ऑप्शन में से एक चूज़ कर लो, क्योंकि ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है। ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है तो मतलब इन चारों में से ही हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अलग से कैलकुलेशन करने से बचें और किसको यूज़ करें, ऑप्शन में जो दिया है उनमें से उठा के चेक करने की कोशिश करें। दो भी सही आ गए तो मोस्टली प्रॉब्लम है कि वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे हमें ए का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है 2, बी का दिया हुआ है 5 और ए क्रॉस बी का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8। तो हमसे पूछा डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोगों अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ए क्रॉस बी प्लस ए बी का होल मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी के होल मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी के तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 8 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 64। ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे स्क्वायर। ए के मैग्नीट्यूड का पता 4, 5 का 25 और 5 को 100, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36 का स्क्वायर। तो ए डॉट जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोल रहा है 8a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा करेक्ट है कि a इज पैरेलल टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b, a इक्वल टू b और बोथ a b द यूनिट वेक्टर्स। तो गाइस यहाँ पे हमको बोला है कि a प्लस बी, तो अगर a प्लस बी आपस में दोनों इक्वल है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन a वेक्टर माइनस b के वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है। तो अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो ये तो देखो कट जाएंगे, बचेगा क्या 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब ए डॉट बी इक्वल टू 0 कब होता है, जब दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, दीज आर द परपेंडिकुलर इन नेचर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया है, आपसे पूछा बी माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू ए बी, 3a वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, आपको पता है कि a माइनस बी करना है तो b माइनस ए वेक्टर करना है, तो पहले b माइनस ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे से i में से i बचा i, यहाँ पे क्या हो जाएगा j और माइनस है a तो प्लस 3j हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है -3 के, यहाँ -8 के हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं 3a प्लस बी की वैल्यू करके देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना, ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो ये क्या आ जाएगा, कुछ ये इस तरह से आ जाएगा 5i माइनस 5j प्लस 12k, ठीक है। और इनका डॉट प्रोडक्ट बोला, तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कैसे निकालना है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 15 और माइनस कितना हो जाएगा 12 8 96 माइनस 96 एंड दिस ऑलमोस्ट 111, और मैं 100 में से 11 गया तो 106 किसका, नेगेटिव का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है ए लेट ए बी सी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली, पोजिशन वेक्टर है इनके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग दिस कंडीशन आर द ए बी सी आर द कोलिनियर्स। भाई डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे बेस आ रखा है क्वेश्चन। डायरेक्टली प्रॉपर्टी कहती है
कि अगर ये ABC जो पोजीशन वेक्टर है इनको कोलिनियर डिपेंड करना है, तो कोलिनियर के लिए क्या होता है A क्रॉस B, ठीक है, प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A should be equal to 0. This is the property on based on the property, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इसमें मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता हूँ जब तक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं होगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो देखो 1 घंटा हमने सिर्फ अभी कुछ अराउंड 30 वाली क्वेश्चन की 1 घंटे खत्म होगा। कॉन्सेप्ट बताने लग गया ज़्यादा देर तो हम 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, तो कॉन्सेप्ट वीडियो अलग से बनेगी। तब तक के लिए आप इसी वीडियो से मतलब देखेंगे क्वेश्चन को करना कैसे था, ठीक है ना। अब आपको दिया गया है यहाँ पे A वेक्टर दिया गया है, B वेक्टर और C वेक्टर दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इसकी इक्वल टू क्या होगी। तो गाइज अगर A क्रॉस B ले लूँ प्लस A क्रॉस C पहले वाले से, ठीक है ना, प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो देखो भाई A क्रॉस B और B क्रॉस आपस में कट जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि A क्रॉस B को मैं लिख सकता हूँ माइनस B क्रॉस A, अगर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो A क्रॉस B को अगर मैं B क्रॉस ले लूँ तो B क्रॉस कट जाएगा। उसी तरह A क्रॉस C और C क्रॉस A भी हट जाएगा, क्योंकि जो A क्रॉस C होगा वही क्या होगा माइनस C क्रॉस A होगा, तो ये भी कट जाएंगे। इस तरह ये भी कट जाएगा, होल इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, दैट इज 0 वेक्टर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गाइस यहाँ पे बोला कि 3 आर्बिट्री इवेंट्स हैं, ABC आर द 3 आर्बिट्री इवेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट AB अकर बट नॉट C। इसमें कह रहे हैं कि अगर AB तो 3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हैं और AB अकर कर रहे हैं, तो AB अकर कर रहे हैं तो A इंटरसेक्शन B, और C अनकर कर रहा है तो इंटरसेक्शन C की पावर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C पावर कॉम्प्लीमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट अकर, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन होगा बी क्या होगा इसका सही होगा। तो 102 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको ज़्यादा हर चीज़ को डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप जानते हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से ऊपर का टाइम ले लिया। अगर मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊंगा 10 क्वेश्चन ही हमारे कम से कम 1.5 घंटे ले लेंगे। तो मुझे पेपर सॉल्यूशन करना है, कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी बनाऊंगा। हर पेपर के सॉल्यूशन के बाद आपको हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट वीडियो मिलती रहेंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि ds/dt क्या होती है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग क्या समझते हो इसे, ds मैंने 0 क्यों रखी और ds/dt इज इक्वल टू होता क्या है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए एजे टुडे के साथ फॉर फर्दर मोर वीडियोज़।